हेलो बच्चों, जय हिंद। पिछली वीडियोस में हम लोगों ने बायोलॉजी और कोशिका के बारे में डिटेल से जान लिया। हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, पादप तथा जंतु, इन सब के बारे में डिटेल से जान लिया है। तो आगे की क्लास ना लेते हुए आज हम लोग उन्हें जो चीज़ आज तक हम लोगों ने पढ़ लिए पिछले कुछ वीडियोस में, उनको आज रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आज हम क्वेश्चंस के माध्यम से आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे और उनका जवाब जो है हम 4 ऑप्शन देंगे। उसमें से जो ऑप्शन सही होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, आप लोगों का रिवीजन होता रहेगा। आप लोगों को भी पता चलेगा कि पिछली वीडियो से आप लोगों ने कितना लर्न कर लिया है। ठीक है, इससे आपको भी एक परसेंटेज मिल जाएगा, कितना आपको लर्न हो गया, कितना बाकी है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास आज सबसे पहला प्रश्न है, जीव विज्ञान के जनक कौन है? जीव विज्ञान के जनक कौन है? ऑप्शन नंबर 1 है अरस्तु, 2 है थियोफ्रेस्टस, सी पे है रॉबर्ट हुक, डी में है वाटसन। कौन सा आंसर करेक्ट है, इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु, थियोफ्रेस्टस, रॉबर्ट हुक, वाटसन। हो गया। इसका सही उत्तर है, लिख लिया आप लोगों ने, इसका सही उत्तर है जीव विज्ञान के जनक हैं अरस्तु। कौन है? अरस्तु। हमने आप लोगों को बताया, जब हम सबसे पहले आप लोगों को बायोलॉजी बता रहे थे तभी हमने बताया था कि जीव विज्ञान के जो जनक हैं वो हैं अरस्तु। हो गया। आप लोग उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान किन शब्दों से मिलकर बना है? सबसे पहले हमने आप लोगों को यही बताया था कि जीव विज्ञान 2 शब्दों से मिलकर बना। वो 2 शब्द कौन कौन है, उसी को आपको इनमें से छांटना है। ए पे है BIOG प्लस LOG, बी पे है BIO बायो जी प्लस GOLO गोलो, सी पे है BIOS बायोस प्लस LOGOS लोगोस, डी पे है BIOS बायोस प्लस LOG लोग। इन चारों में से कौन सा उत्तर जो है सही है, उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान किन शब्दों से मिलकर बना हुआ है? बायोलॉजी, जीव विज्ञान किन शब्दों से मिलकर बना हुआ है? हो गया। हमने आप लोगों को बताया था कि बायोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है बायो, दूसरा है लॉजी। बायो को ग्रीक भाषा के बायोस से लिया गया है, प्लस लॉजी जो है ग्रीक भाषा के लोगोस से लिया गया। ये तो बताया था, बायो प्लस लॉजी है। ये ग्रीक भाषा में बायोस से लिया गया है, ये ग्रीक भाषा के लोगोस से लिया गया है। इसका अर्थ होता है जीवन, इसका अर्थ होता है अध्ययन, यानी कि सजीवों का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसी को तो बायोलॉजी कहते हैं। अब जिसमें सजीवों का अध्ययन होता है अगर उसे बायोलॉजी कहते हैं तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक, ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट, बायोस प्लस लोगोस, जीवन अध्ययन, जीवन का अध्ययन। ठीक, हो गया। अगला प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर जो है कमेंट करते रहिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने, बायोलॉजी को कितने भागों में बांटा गया है? बायोलॉजी को कितने भागों में बांटा गया है? हमने आप लोगों को बताया था कि बायोलॉजी को कितने भागों में बांटा गया है। बायोलॉजी को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन नंबर है, ए पे है 2, बी पे है 3, सी पे है 5 एंड डी पे है 4। बायोलॉजी को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 3, 5, 4। कितने भागों में बांटा गया है? तो ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर। बायोलॉजी को 2 भागों में बांटा गया है। हमने आप लोगों को बताया था कि बायोलॉजी को एक पादप जगत बांटा गया है, एक पादप विज्ञान यानी कि वनस्पति विज्ञान प्लस जंतु विज्ञान। नंबर 1 है पादप यानी कि बॉटनी, पादप विज्ञान, और नंबर 2 पे है जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान। ठीक है, तो इसको 2 भागों में बांटा गया है, बॉटनी और जूलॉजी। ठीक है, इसका आंसर हो गया ये। अगला प्रश्न है, जूलॉजी किसे कहते हैं? इसका आंसर तो बता दिया। इसे देखिए, जूलॉजी किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है जंतु के अध्ययन को, ऑप्शन नंबर बी है पादप अध्ययन को, ऑप्शन नंबर सी है कवक के अध्ययन को।
3 ही लिखा है, 4 लिख सकते हैं शैवाल के अध्ययन को। वैसे इन तीनों में ही एक करेक्ट आंसर है। देख लीजिए, जूलॉजी किसे कहते हैं? जंतु अध्ययन को, पादप अध्ययन को, कवक अध्ययन को। जंतुओं के अध्ययन को, पादपों के अध्ययन को, कवकों के अध्ययन को जूलॉजी किसे कहते हैं? हो गया? आपने कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कर दिया। जिनको जिनको आ रहा है वो कमेंट करते रहिए, इससे आप लोगों को खुद ही पता चलेगा आपको कितना आ रहा है, कितना आप लोगों को लर्न हो गया। ठीक, तो चलिए इसका आंसर बता देते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। जंतु के अध्ययन को हमने आप लोगों को बताया था कि बॉटनी मतलब जिसमें पौधों का अध्ययन किया जाए उसे बॉटनी, और जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाए उसे जूलॉजी कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? ऑप्शन नंबर ए है रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन नंबर बी है अरस्तु, ऑप्शन नंबर सी है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर डी है थियोफ्रेस्टस। इसमें से कौन सा सही है? आप आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? रॉबर्ट ब्राउन, अरस्तु, रॉबर्ट हुक, थियोफ्रेस्टस। कोशिका विज्ञान के जनक। कोशिका विज्ञान के जनक, फादर ऑफ साइटोलॉजी। हो गया? चलिए आंसर देखते हैं। आंसर नंबर सी है सही। कौन सा सही है? आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रॉबर्ट हुक। हमने आप लोगों को बताया था कि रॉबर्ट हुक जो है इन्होंने ही सबसे पहले कोशिका की खोज की थी। भले ही इन्होंने ही सबसे पहले कोशिका को देखा था। कौन सी कोशिका को? तो मरी हुई कोशिका को। सबसे पहले किसने देखा? रॉबर्ट हुक ने देखा। कोशिका मरी हो या जीवित थी, वो कोशिका ही, इसीलिए रॉबर्ट हुक को कोशिका का जनक कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही कोशिका को देखा था। ठीक, हो गया। अगला प्रश्न है, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? हमने आप लोगों को बताया था कि कोई दो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने मिलकर के कोशिका का सिद्धांत दिया था। तो कौन है वो दोनों? ऑप्शन नंबर ए है स्लाइडेन और स्वान, ऑप्शन नंबर बी है अरस्तु और स्वान, ऑप्शन नंबर सी है क्रिक और स्लाइडेन, ऑप्शन नंबर डी है अरस्तु और क्रिक। कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है? कोशिका का सिद्धांत इन सभी में से किसने दिया था? स्लाइडेन स्वान ने, अरस्तु स्वान ने, क्रिक स्लाइडेन ने, अरस्तु और क्रिक ने। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? हो गया? जल्दी जल्दी आप लोगों आंसर कमेंट करिए। कोशिका का सिद्धांत दिया था स्लाइडेन और स्वान ने। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। स्लाइडेन और स्वान ने। आप लोगों को बताया था हमने कि सबसे पहले भले ही रॉबर्ट हुक ने कोशिका को देखा था, उसके बाद जीवित कोशिका को जो देखा था वो एंटोनी वान लीवेनहॉक ने देखा था, लेकिन उसका जो सिद्धांत दिया था वो स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। यानी कि उसके बारे में सब कुछ बताया था। कोशिका जो है सबसे सूक्ष्म होती है, कोशिका जो है इकाई है, ये सब कुछ बताया था स्लाइडेन और स्वान ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, कोशिका का बायोलॉजिकल नेम क्या है? कोशिका का बायोलॉजिकल नेम क्या है? हमने आप लोगों को बताया था कोशिका का बायोलॉजिकल नेम क्या है? कोशिका का बायोलॉजिकल नेम क्या है? ऑप्शन नंबर ए है बायोस, ऑप्शन नंबर बी लोगोस, ऑप्शन नंबर सी है लॉजी, ऑप्शन नंबर डी है साइटो। इसमें से कौन सा सही है? जल्दी से आप लोग आंसर कमेंट करिए। ऑप्शन नंबर ए है बायोस, ऑप्शन नंबर बी है लोगोस, ऑप्शन नंबर सी है लॉजी, ऑप्शन नंबर डी है साइटो। कोशिका का बायोलॉजिकल नेम क्या है? हो गया? हमने आप लोगों को बताया था कोशिका को इंग्लिश में कहते हैं सेल, लेकिन ये सेल इसका बायोलॉजिकल नेम नहीं है, इसको बायोलॉजी में कहते हैं साइटो।
ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी साइटो। कोशिका का जो बायोलॉजिकल नेम है वो है साइटो। हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, विश्व की सबसे छोटी कोशिका कौन है? हमने आप लोगों को बताया था विश्व की सबसे छोटी। यदि आप लोगों ने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो आप इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। इस टेस्ट को देने से पहले आप पिछली वीडियोस देख लीजिए, उससे आप लोग पढ़ लीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए और कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करिए, ठीक है। तो अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे छोटी कोशिका कौन है? विश्व की सबसे छोटी कोशिका कौन है? ऑप्शन है ए पे जीवाणु, बी है कवक, सी है विषाणु, डी है माइकोप्लाज्मा। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से? जीवाणु, कवक, विषाणु, माइकोप्लाज्मा। हमने आप लोगों को बताया था, याद होगा आपको। जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करिए। हो गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, माइकोप्लाज्मा। विश्व की सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा, हमने बताया था आप लोगों को। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, विश्व की सबसे बड़ी कोशिका कौन है? अभी सबसे छोटी पूछा, अब सबसे बड़ी। विश्व की सबसे बड़ी कोशिका कौन है? विश्व की सबसे बड़ी कोशिका कौन है? ऑप्शन नंबर ए है अंडाणु, ऑप्शन नंबर बी है शुक्राणु, ऑप्शन नंबर सी है शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑप्शन नंबर डी है शैवाल। सबसे बड़ी कोशिका कौन है? विश्व की सबसे बड़ी कोशिका कौन है? विश्व की सबसे बड़ी कोशिका कौन है? हो गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शुतुरमुर्ग का अंडा। ऑप्शन नंबर सी है शुतुरमुर्ग का अंडा। विश्व की सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा। समझ में आ गया इतना? ठीक। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन है? अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन है? ऑप्शन नंबर ए है अंडाणु, ऑप्शन नंबर बी है माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन नंबर सी है शुक्राणु, ऑप्शन नंबर डी है न्यूरॉन। मानव शरीर की है, सोच लीजिए फिर आंसर कमेंट करिए। बड़ा बड़ा आंसर यदि आप लोगों को लिखने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर डाल करके ऑप्शन नंबर डाल दीजिए, यानी कि बी डी ए सी कौन सा सही है, बस क्वेश्चन नंबर। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है तो 8 ऑप्शन नंबर डी, 8 का डी, 8 डी ऐसे लिख दीजिए, समझ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें कौन सा सही है? मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका। हो गया। चलिए हम बता देते हैं, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शुक्राणु। हमने बताया था कि शुक्राणु जो है वो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है, ठीक। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है? छोटी हो गई। अब मानव शरीर की ही सबसे बड़ी कोशिका कौन है? ह्यूमन बॉडी की जो सबसे बड़ी कोशिका है वो कौन है? ऑप्शन नंबर ए है न्यूरॉन, ऑप्शन नंबर बी शुक्राणु, ऑप्शन नंबर सी है अंडाणु, ऑप्शन नंबर डी है शुतुरमुर्ग का अंडा। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है? हो गया। चलिए बता देते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है अंडाणु। सबको सही है? देख लीजिए, अपना अपना मिला लीजिएगा। अंडाणु मानव शरीर की सबसे बड़ी, ये फीमेल का अंडाणु सबसे बड़ा है, मेल का शुक्राणु सबसे छोटा है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी कोशिका है जिसमें विभाजन नहीं होता? विभाजन का मतलब आप लोगों को बताए थे, एक कोशिका से 2 बन जाना, है ना, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे। तो ऐसी कौन सी कोशिका है जो विभाजन नहीं करती? हमने आप लोगों को एग्जाम्पल भी दिया था।
कि वहाँ क्षतिग्रस्त हो जाए यदि कोशिकाएं, तो वो विभाजन नहीं करती हैं और वो जख्म हमेशा जख्म ही रह जाएगा, वो जख्म भरेगा नहीं, क्योंकि कोशिकाएं विभाजन करती ही नहीं हैं। इसलिए उस स्थान पर बचाव करना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। तो ऐसी कौन सी जगह है? ऑप्शन नंबर ए है शुक्राणु, ऑप्शन नंबर बी है कवक, ऑप्शन नंबर सी है शैवाल, ऑप्शन नंबर डी है न्यूरॉन। मानव शरीर की बात हो रही है, ऐसी कौन सी मानव शरीर की कोशिका है जिसमें विभाजन नहीं होता? तो वो है सही आंसर डी, न्यूरॉन। हमने बताया था न्यूरॉन कहाँ की कोशिका है, तो ये मस्तिष्क की कोशिका है। यदि दिमाग में चोट लग जाए, अपने आप लोगों को बताया था कि हल्की चोट लगी, ऊपर जख्म हुआ, कोई बात नहीं, और तेज लग गई, हड्डी टूट गई, तब भी कोई बात नहीं, सही हो जाएगा। लेकिन यदि और तेज लग गई और दिमाग में चोट लग गई, न्यूरॉन क्षतिग्रस्त हो गई, तो वो विभाजन नहीं करेगी, विभाजन नहीं करेगी तो घाव घाव ही रहेगा, वो घाव भरेगा नहीं। ठीक है, तो जो न्यूरॉन है वो मानव शरीर की ऐसी कोशिका है जिसमें विभाजन नहीं होता। ठीक, अगला प्रश्न है, ऐसी कौन सी कोशिका है जिसमें विभाजन बहुत तेज होता है? हमने बताया था ऐसी कोई कोशिका है पूरी बॉडी में जिसमें विभाजन बहुत तेजी से होता है। यदि वो क्षतिग्रस्त हो गई तो कुछ ही दिनों में वो अपना फिर से पूर्ण रूप बना लेती है, क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को वो क्षतिपूर्ति कर लेती है। तो ऐसी ऑप्शन नंबर 1 है गुर्दा, ऑप्शन नंबर बी है हृदय, ऑप्शन नंबर सी है यकृत, ऑप्शन नंबर डी है न्यूरॉन। गुर्दा मतलब किडनी, हृदय मतलब दिल, हार्ट, यकृत मतलब लीवर, न्यूरॉन तो भी बताया मस्तिष्क की कोशिका। तो ऐसी इसमें से ऐसी कौन सी कोशिका जिसमें विभाजन बहुत तेज होता है? हो गया, तो इसका है सही ऑप्शन नंबर सी, यकृत की कोशिका में विभाजन बहुत तेजी से होता है, यानी कि लीवर की कोशिकाओं में जो विभाजन है वो बहुत तेजी से होता है। ठीक है बच्चों, अगला है क्वेश्चन नंबर 14, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कार्य है? पार्ट ऑफ सेल में हमने आप लोगों को पढ़ा दिया है सभी कोशिका के कोशिकांगों के बारे में तथा उनके कार्यों के बारे में हमने आप लोगों को बताया था। तो माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है? ऑप्शन नंबर ए है परिवहन करना, ऑप्शन नंबर बी है ऊर्जा बनाना, ऑप्शन नंबर सी है प्रोटीन का निर्माण करना, ऑप्शन नंबर डी है विटामिन का निर्माण करना। तो माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है? हमने बताया था कि जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन फेफड़े में जाती है और फेफड़ों के द्वारा ब्लड में घुल करके वो ऑक्सीजन सभी कोशिकाओं तक पहुंचती है, ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया को दे दी जाती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन से क्या बनाती है? माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन को लेकर क्या बनाती है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ऊर्जा बनाती है, एटीपी बनाती है। 38 एटीपी मिलकर के ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और ग्लूकोज से बनती है ऊर्जा। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम है ऊर्जा बनाना, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस भी कहा जाता है, ऊर्जा घर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यही ऊर्जा बनती है, जहाँ ऊर्जा वहाँ सबसे अधिक होगी। क्वेश्चन नंबर 15 है, गोल्जी बॉडी का क्या कार्य है? गोल्जी बॉडी ये भी पार्ट ऑफ सेल से ही लिया गया है। जब माइटोकॉन्ड्रिया उसके बाद ये भी बताए थे कि गोल्जी बॉडी का क्या कार्य है? पाचन करना, प्रोटीन का निर्माण करना, ऊर्जा बनाना, परिवहन करना। पाचन करना, ऊर्जा बनाना, प्रोटीन का निर्माण करना, परिवहन करना। गोल्जी बॉडी का क्या कार्य है? जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करिए आप लोग। गोल्जी बॉडी का क्या कार्य है? ऑप्शन नंबर ए है पाचन करना, बी प्रोटीन का निर्माण करना, सी ऊर्जा बनाना, डी परिवहन करना। हो गया, तो इसका सही आंसर है परिवहन करना। हमने बताया था कि जिस स्थान पर ऊर्जा अधिक है किसी स्थान पर ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो अभी हमारी ज़बान को बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है क्योंकि ये लगातार बोल रही है। हमारे हाथों को ऊर्जा की आवश्यकता है क्योंकि इन्हीं हाथों से हम लिख रहे हैं। बाकी शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता उतनी नहीं है। तो गोल्जी बॉडी क्या करती है? शरीर की सभी कोशिकाओं से ऊर्जा को इधर उधर वो परिवहन कराती रहती है ताकि शरीर के सभी अंगों में ऊर्जा बराबर बनी रहे। ऐसा ना हो कि जो अंग ज़्यादा कार्य कर रहा है वो थक जाए और बाकी शरीर के सभी अंगों में ऊर्जा भरपूर रहे। ऐसा तो नहीं होता, होती है तो बराबर बराबर मात्रा में ऊर्जा होती है पूरे शरीर के सभी भागों में। ठीक है, तो इसका काम क्या है? परिवहन करना। गोल्जी बॉडी का काम है परिवहन करना। ठीक, 15 क्वेश्चन हो गया। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? बताए थे आप लोगों को पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है। ऑप्शन नंबर 1 है हर्बेरियम,
ऑप्शन नंबर बी है वर्णी लवक, ऑप्शन नंबर सी है हरित लवक, ऑप्शन नंबर डी है कोशिका। तो पत्तियों का हरा रंग जो है इनमें से किसके कारण होता है? हर्बेरियम के कारण, वर्णी लवक के कारण, हरित लवक के कारण या कोशिका के कारण। हो गया आंसर लिखा आप लोगों ने? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हरित लवक के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। क्लोरोप्लास्ट के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, मनुष्य में कितने गुणसूत्र हैं? मनुष्यों के शरीर में कितने गुणसूत्र हैं एक कोशिका में? उस दिन बताए थे आप लोगों को एक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? मनुष्य में लिंग 2 है, बताए थे, मेल और फीमेल, इन दोनों में बराबर होता है, बस 2 का फर्क होता है। होते तो संख्या में बराबर हैं, लेकिन 2 जो है वो कुछ भिन्न होते हैं, बाकी सब समान होते हैं, 2 गुणसूत्र भिन्न होते हैं, ऐसा बताया था हमने। तो कितने थे टोटल पूछ रहे हैं, भिन्न वाले को मिला करके मनुष्यों में कितने गुणसूत्र होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 42, ऑप्शन नंबर बी है 44, ऑप्शन नंबर सी है 46, ऑप्शन नंबर डी है 43, 42, 44, 46, 43। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 46, यानी कि 46 गुणसूत्र। 44 प्लस 2 लिखे थे ना, यानी कि इसे 23 जोड़ी भी कह सकते हैं, 46 गुणसूत्र। ठीक है, हो गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, इसमें कौन एक कोशिकीय जीवों का उदाहरण है? नीचे जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन है जो एक कोशिकीय का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए है मानव, ऑप्शन नंबर बी है कॉकरोच, ऑप्शन नंबर सी है पादप, ऑप्शन नंबर डी है जीवाणु। इनमें से कौन एक कोशिकीय का उदाहरण है? मानव, कॉकरोच, पादप, जीवाणु। एक कोशिकीय कौन है इनमें से? यूनिसेलुलर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जीवाणु जो है वो एक कोशिकीय का उदाहरण है। बताया था आप लोगों को, बहुत सारे जीवाणु जो है केवल मात्र एक कोशिका के बने होते हैं, उन्हें हम एक कोशिकीय कहते हैं। पौधे तो नहीं होते, कॉकरोच भी नहीं, क्योंकि देख सकते हैं मानव भी नहीं है, तो बचा जीवाणु। तो जीवाणु जो है वो एक कोशिकीय का उदाहरण है। ठीक, अगला प्रश्न है, कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? हमने आप लोगों को एग्जाम्पल देकर बताया था कि जैसे एक घर बनाने के लिए ईंट होती है, ईंट से बनती है दीवारों, दीवारों से बनता है कमरा, कमरे से मिलकर के बनता है घर। उसी प्रकार हमने बताया था कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए शरीर, ऑप्शन नंबर बी है गुर्दा, ऑप्शन नंबर सी है ऊतक, ऑप्शन नंबर डी है हृदय। कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? शरीर, गुर्दा, ऊतक, हृदय। शरीर, गुर्दा, ऊतक, हृदय। कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? हो गया, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ऊतक से बनता है अंग, अंग से बनता है अंगतंत्र, अंगतंत्र से बनता है शरीर। बताया था आप लोगों को ना। चलिए, हो गया। लास्ट है, लास्ट क्वेश्चन, यूकैरियोटिक में डीएनए कहाँ होता है? यूकैरियोटिक में डीएनए कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है जीवद्रव्य, ऑप्शन नंबर बी है लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर सी है केंद्रक, ऑप्शन नंबर डी है झिल्ली। पार्ट ऑफ सेल में इसको भी पढ़ा दिए हैं। यूकैरियोटिक में डीएनए कहाँ पाया जाता है? यूकैरियोटिक में डीएनए कहाँ होता है? जीवद्रव्य, लाइसोसोम, केंद्रक, झिल्ली। हमने आप लोगों को बताया था प्रोकैरियोटिक में जो है डीएनए पूरी कोशिका में फैला हुआ होता है, लेकिन यूकैरियोटिक में जो डीएनए होता है वो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केंद्रक में उपस्थित होता है। हमने बताया था इन्हीं डीएनए से मिलकर के बना है, गुणसूत्र भी है ना, डीएनए का ही तो गुथा हुआ रूप है गुणसूत्र, कुछ अलग तो है नहीं। तो हो गया ये 20 प्रश्न आज के इस वीडियो में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में हम लोग और आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।